तो शुरू करते हैं। सबसे पहले तो सीवीएस से। सीवीएस में सबसे पहले है मतलब इसमें क्लासिफिकेशन है। अक्यूट सीएचएफ में हम क्या देते हैं। तो अक्यूट सीएचएफ में हमारा काम क्या होता है। सबसे पहले तो हार्ट को पंप करवाना, तो आयनोट्रोपिक्स देंगे। आयनोट्रोपिक्स में हम सिम्पैथेटिक को स्टिमुलेट करेंगे, तो बीटा 1 एगोनिस्ट। तो बीटा 1 एगोनिस्ट देंगे। बीटा 1 एगोनिस्ट में हमारे क्या आते हैं, नॉरेड्रेनलिन, डोपामीन, डोब्यूटामीन, आइसोप्रेनालिन। उसके बाद हम देंगे फॉस्फोडाइस्टरेस इनहिबिटर। तो उसमें आएंगे इनाम मतलब रीनोन वाले हैं, मिलरिनोन, इनअमरिनोन। और फिर है ग्लाइकोसाइड्स। ग्लाइकोसाइड में होता है डाइजॉक्सिन और डिजिटॉक्सिन। डिजिटॉक्सिन विड्रोन है अब। और डिजिटॉक्सिन क्यों विड्रोन है, क्योंकि लीवर फेलियर करवाता है, और डाइजॉक्सिन रीनल फेलियर करवाता है। फिर हम डायूरेटिक्स देते हैं। डायूरेटिक्स में लूप दे सकते हैं, थायाजाइड दे सकते हैं, प्रेफर्ड होता है लूप देना। फिर सिंथेटिक है बीएनपीस, जिसमें आता है नेसिरेटाइड। फिर है क्रॉनिक या फिर कंपनसेटेड कंजेस्टिव हार्ट फेलियर में। तो इसमें हमारा मेन थेरेप्यूटिक ऑब्जेक्टिव क्या आता है, लाइफ को बढ़ाना है, या फिर मतलब कैसे कि हार्ट की रीमॉडलिंग को कम करना। हार्ट की रीमॉडलिंग में क्या होता है, हार्ट फेलियर में लेफ्ट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रोफी होती है, तो हमें उसे कम करना है। तो उसे कम करने के लिए हम क्या करेंगे, हम रास जो पाथवे है उसे इनहिबिट करेंगे। तो उसमें हम सबसे पहले तो डायूरेटिक्स दे सकते हैं। उसमें से हम लूप थायाजाइड आएंगे। वेजोडाइलेटर में, वीनोडाइलेटर में नाइट्रेट्स, आर्टीरियल में हाइड्रालासीन, और मिक्स्ड में नाइट्रोब्रूसाइड। फिर एनईपी इनहिबिटर इतना नहीं है इम्पोर्टेंट। फनी करंट ब्लॉकर में आता है ईवाब्रेडीन। और फिर है जो वेजोप्रेसिन एंटागोनिस्ट, उसमें आता है टोल वेप्टन्स आते हैं। और अब ये मेन वाले हैं जो लेफ्ट वेंट्रिकल की हाइपरट्रोफी को डिक्रीज करेंगे। उसमें आता है बीटा ब्लॉकर, लोल वाले, एस इनहिबिटर्स, प्रिल जिसके एंड में आता है, एंजियोटेंसिन रिसेप्टर ब्लॉकर जिसके एंड में आता है सार्टन, और एल्डोस्टेरोन एंटागोनिस्ट जैसे कि स्पाइरोनोलेक्टोन। फिर हम आते हैं एंटी एरिथमिक ड्रग्स में। तो जो एंटी एरिथमिक ड्रग्स है इसकी 5 क्लास होती है। पहली क्लास क्या करती है, सोडियम चैनल ब्लॉकर। दूसरी बीटा ब्लॉकर। तीसरी पोटाशियम चैनल ब्लॉकर। फिर कैल्शियम चैनल ब्लॉकर। एंड फिफ्थ में मिसलेनियस। तो जो हमारी पहली है वो 1A होती है, 1B होती है और 1C होती है। 1A वाली सोडियम के साथ साथ पोटाशियम को ब्लॉक करती है। 1B वाली पोटाशियम को खोलती है। 1C का पोटाशियम पे कोई इफेक्ट नहीं होता। ठीक है, अब इन्हें हम याद कैसे करते हैं। जो 1A वाले हैं ये सबसे ऊपर है, तो इसमें हम याद करते हैं क्वीन और प्रिंस से। तो क्वीन से क्विनिडीन, प्रिंस से प्रोकेनामाइड। फिर है 1B। 1B में वो आते हैं जो कि लेग्स दबाते हैं, फैन चलाते हैं और टोपी पहनाते हैं। तो लिग्नोकेन, फेनिटोइन और टोकेनाइड। फिर 1C में वो आते हैं जिनका पोटाशियम चैनल पे कोई इफेक्ट। रवनीत, आवाज नहीं आ रही यार तुम्हारी। आ रही है, अभी आ रही है। आ रही है। हाँ स्मृति, मुझे तेरी तो आ रही है, रवनीत की नहीं आ रही। हेलो हेलो। पहले भी आ रही थी, अभी भी आ रही है। हाँ यार आ रही है उसकी आवाज। अच्छा ओके, मैं दोबारा रीजॉइन करती हूँ, सॉरी। ठीक है, नहीं, नो प्रॉब्लम। अब आ रही है। हाँ अब आ रही है रवनीत। ठीक है, ठीक है। तो अभी 1A में हो गए हमारे क्वीन और प्रिंस वाले। 1B में हो गए जो लेग्स दबाते हैं, फ़ैन चलाते हैं, टोपी पहनाते हैं। और 1C वाले इतने इम्पोर्टेंट नहीं है। तो 1C वाले में याद कर लेना NK नाइट। फिर है 2 में बीटा ब्लॉकर्स है, उसमें लोल वाले आएंगे। और लोल में भी मतलब मायोकार्डियम वाले एस्मोलोल है, और प्रोपेनोलोल तो सब में ही है। 3 वाले है पोटाशियम चैनल ब्लॉकर।
पोटाशियम चैनल ब्लॉकर में हम याद रख सकते हैं अम्योडरोन, तो ये हर जगह ही चलता है, अम्योडरोन पोटाशियम चैनल ब्लॉकर में। और दूसरा है सोतालोल, तो ये बीटा ब्लॉकर भी है, और लोल आता है तो बीटा ब्लॉकर और पोटाशियम चैनल ब्लॉकर भी है। फिर क्लास 4 में कैल्शियम चैनल ब्लॉकर में, अब कैल्शियम चैनल ब्लॉकर हमें 3 याद रखने हैं, विरापामिल, डिल्टियाज़म और डाईहाइड्रोपिरिडिन। इसमें हमने डाईहाइड्रोपिरिडिन नहीं बोलेंगे क्योंकि वो पेरिफेरी में एक्ट करता है, वो हार्ट पे एक्ट नहीं करता। फिर क्लास 5 में मिसलेनियस आते हैं, मिसलेनियस में एडिनोसिन, एट्रोपिन, डाइजॉक्सिन और मैग्नीशियम। तो ये एंटी अरिथमिक। फिर एंटी एंजाइनल, एंटी एंजाइनल में एंजाइना है, अब इसमें स्पेसिफाई नहीं किया। तो एंजाइना 2 तरह का होता है, एक तो हो गया हमारा वेरिएंट क्लासिकल एंजाइना और दूसरा वेरिएंट एंजाइना। क्लासिकल में हमारा काम है हार्ट के काम को कम करना, मतलब प्री लोड और आफ्टर लोड कम करना, और वेरिएंट में हमारा काम होता है मेन कोरोनरी आर्टरी की वेजोडाइलेशन करवाना। तो ये सारी एंटी एंजाइनल ड्रग्स है। सबसे पहले नाइट्रेट्स देते हैं, नाइट्रेट्स अक्यूट अटैक के लिए सबलिंगुअल देते हैं नाइट्रोग्लिसरीन और आइसोसोर्बाइड डाइनाइट्रेट, और प्रोफाइलैक्सिस के लिए भी ये दोनों दे सकते हैं हम, नाइट्रोग्लिसरीन, आइसोसोर्बाइड डाइनाइट्रेट या आइसोसोर्बाइड मोनोनाइट्रेट। फिर है बीटा ब्लॉकर्स में वही लोल वाले आएंगे, कैल्शियम ब्लॉकर्स में वो 3, अब इसमें भी पहले 2 ही आएंगे क्योंकि हार्ट पैक्ट करना है, विरापामिल और डिल्टियाज़म। पोटाशियम चैनल ओपनर में है निकोरेंडिल, इसमें था पोटाशियम चैनल ब्लॉकर अम्योडरोन, इसमें है पोटाशियम चैनल ओपनर निकोरेंडिल, क्योंकि इसमें हमें क्या करना है, हमें डीपोलराइज करना है या फिर मतलब डाइलेशन करनी है, तो इसलिए कैल्शियम को ब्लॉक करेंगे, पोटाशियम को खोलेंगे। फिर है फनी करंट ब्लॉकर इवाब्राडीन, ये इसमें भी था, हार्ट फेलियर में भी था। और फिर है मेटाबॉलिक मॉड्यूलेटर। ठीक है, उसके बाद हम आते हैं एंटी हाइपरटेंसिव पे। तो एंटी हाइपरटेंसिव में सबसे पहले हम डायूरेटिक्स देते हैं, डायूरेटिक्स में लूप और थायाजाइड ज़्यादा प्रेफर्ड होते हैं, और ऊपर वाली 2 कंडीशन में लूप ज़्यादा प्रेफर थे। फिर हम वेजोडाइलेटर दे सकते हैं, सेम दवाइयाँ है, नाइट्रस ऑक्साइड रिलीज़ करने वाली, पोटाशियम को ओपन करने वाली। अब ये पोटाशियम को ओपन करने वाली एंजाइना में हम देते हैं निकोरेंडल, और हाइपरटेंशन में हम देते हैं MDH के मसाले, तो मिनोक्सिडिल, D से डाइएज़ोक्साइड और H से हाइड्रालाजिन। अब ये हाइड्रालाजिन के 2 काम हैं तो ये ज़्यादा इफेक्टिव होगी। फिर है कैल्शियम चैनल ब्लॉकर में 3 है, अब इसमें हम पिरिडीन्स भी देते हैं, जैसे कि निफेडिपिन, एम्लोडिपिन और निकार्डिपिन। फिर है D1 एगोनिस्ट, फिनोल डोपाम। ठीक है, फिर आता है सिम्फथेटिक इन्हिबिटर। तो सिम्फथेटिक इन्हिबिटर में एक तो हम गैंग्लियन को इन्हिबिट कर सकते हैं, जैसे हेक्सामिथोनियम। फिर हम एड्रेनर्जिक न्यूरॉन्स को ब्लॉक कर सकते हैं, जो भी हमने मतलब सिम्फथेटिक सिस्टम में पढ़े ना, मीटायरोसिन, रिजरपाइन, गुआनिडिथीन, तो ये सारे उसको निकलने से ही रोकते हैं। अल्फा 2 एगोनिस्ट दे सकते हैं, क्लोनिडिन और मिथाइल डोपा। अल्फ़ा ब्लॉकर दे सकते हैं जोसिन वाले, प्राजोसिन, टराजोसिन। बीटा ब्लॉकर लोल वाले, मेटाप्रोलोल, एटेनोलोल। और अल्फ़ा प्लस बीटा ब्लॉकर जो कि 3rd जनरेशन बीटा ब्लॉकर में आते हैं, लेबीटालोल और कार्विडिलोल। तो ये क्या, इसको कैसे याद रखता है कि अब अल्फ़ा को भी ब्लॉक कर रहा है, बीटा को भी ब्लॉक कर रहा है, तो इसने सिम्फथेटिक की सारी दुकान बंद कर दी, तो वो कहता है ला बेटा कारला, तो ला बेटा से लाबीटालोल और कार से कार्विडिलोल। फिर ये क्या है हमारा रास इन्हिबिटर, तो रास इन्हिबिटर में भी वही है, सबसे पहले बीटा ब्लॉकर, फिर रेनिन इन्हिबिटर, रेनिन के लास्ट में आता है काइरिन, तो एलिसकिरिन, एनालकिरिन। एस इन्हिबिटर के लास्ट में आता है प्रिल, एंजियोटेंसिन ब्लॉकर के लास्ट में आता है सार्टन, और एल्डोस्टेरोन एंटागोनिस्ट है स्पाइरोनोलेक्टोन। फिर हम आते हैं एक्सप्लेन वाई में। तो एक्सप्लेन वाई में क्या है कि सबसे पहले हम इनालाप्रिल और ट्राई एम्पटीरीन की कॉम्बिनेशन थेरेपी क्यों नहीं देते। इनालाप्रिल क्या आते हैं एस इन्हिबिटर, और एस इन्हिबिटर क्या करते हैं हाइपरकैलीमिया, ठीक है, और हाइपरकैलीमिया करते हैं बाय रिड्यूसिंग द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एल्डोस्टेरोन। और जो ट्राई एम्पटीरीन है ये क्या करता है, ये सोडियम चैनल ब्लॉकर होता है। तो
इन चैनल से जब सोडियम अंदर आता है तो ये कपल्ड होता है पोटाशियम और हाइड्रोजन प्रोटॉन के बाहर निकलने से। तो जब ट्राईएम्प्टीरीन सोडियम चैनल को ब्लॉक कर देगा तो क्या होगा कि पोटाशियम की एक्सक्रीशन भी कम हो जाएगी, तो इसलिए ये पोटाशियम स्पेयरिंग डायूरेटिक होता है। अगर हमने कॉम्बिनेशन थेरेपी यूज़ की तो क्या आ जाएगा, हाइपरकैलेमिया हो जाएगा। ठीक है, तो वो इसको इनहिबिट करेगा, ये सोडियम चैनल को इनहिबिट करेगा, तो हाइपरकैलेमिया हो जाएगा। और ये हाइपरकैलेमिया की वजह से एरिथमिया हो सकता है। और बस वही है कि हाइपरकैलेमिया सिग्निफिकेंट किन में होता है, क्योंकि नॉर्मली तो बॉडी रेगुलेट कर लेती है। अगर किसी में रीनल डिसफंक्शन है या कोई ऊपर से पोटाशियम सप्लीमेंट ले रहा है तो ये हाइपरकैलेमिया उनमें सिग्निफिकेंट हो जाता है। ठीक है, उसमें क्या है कि एक्सप्लेन वाई एटीनोलोल इज़ प्रेफर्ड ओवर प्रोपेनोलोल इन ट्रीटमेंट ऑफ हाइपरटेंशन। तो इन दोनों में फ़र्क क्या है कि एटीनोलोल सिलेक्टिव बीटा 1 ब्लॉकर है और प्रोपेनोलोल नॉन सिलेक्टिव है। तो एटीनोलोल सिर्फ हार्ट पे काम करेगा और प्रोपेनोलोल मतलब हार्ट के अलावा भी जिधर भी बीटा 1 रिसेप्टर होंगे उधर काम करेगा। तो इसलिए ब्रोंकस में वो ब्रोंकोस्पाज्म करवा सकता है तो सीओपीडी में नहीं देंगे, हाइपरग्लाइसीमिया करवा सकता है तो डायबिटीज़ में नहीं देंगे, और फिर है पेरिफेरल वेसोकंस्ट्रिक्शन करवा सकता है तो रेनॉल्ड्स डिसीज़ में नहीं देंगे, डिसलिपिडीमिया भी ये करवाता है। और बस यही है कि हाँ, ABCD में हम नहीं देते, अस्थमा में नहीं देते, ब्रेडिकार्डिया में, कोल्ड एक्सट्रीमिटी होती है पेरिफेरल वेस्कुलर डिसीज़ में, और डायबिटीज़ और डिसलिपिडीमिया में। नेक्स्ट है कि वेजोस्पास्टिक या फिर प्रिंस मेटल एंजाइना में प्रोपेनोलोल क्यों नहीं देते। अब जो प्रिंस मेटल एंजाइना है इट अराइजेज ड्यू टू स्पाज्म ऑफ कोरोनरी आर्टरीज। तो ये क्या है, कोरोनरी आर्टरी का एक मिनट, कोरोनरी आर्टरी का स्पाज्म है, मतलब ये दूसरे वाली है, क्या कहते हैं उसे, वेरिएंट एंजाइना होता है ना, तो उसमें कोरोनरी आर्टरी का स्पाज्म है, तो वेजोस्पास्टिक वही उसका स्पाज्म हो रहा है, जैसे कि प्रिंस मेटल एंजाइना भी कहते हैं। तो उसमें हमारा काम है कि हमें कोरोनरी आर्टरी को डाइलेट करना है। तो और प्रोपेनोलोल क्या है, नॉन सिलेक्टिव बीटा ब्लॉकर है, तो ये ब्लड वेसल में भी ब्लॉक करेगी बीटा 2 को। तो इसलिए क्या होगा कि अब बीटा 2 ब्लॉक हो रहा है तो अल्फ़ा 1 का काम कोई भी अपोज नहीं करेगा, तो इसलिए वो वेजो कॉन्स्ट्रिक्शन कर देगी ऊपर से। तो इसलिए बीटा ब्लॉकर हम वेजोस्पास्टिक एंजाइना में नहीं देते। ठीक है, और फिर है हम क्लासिकल और प्रिंस मेटल में दोनों एंजाइना में नाइट्रेट्स क्यों दे सकते हैं। तो एंजाइना कब होता है, मिसमैच बिटवीन मायोकार्डियल ऑक्सीजन डिमांड एंड सप्लाई। क्लासिकल एंजाइना में छोटी वेसल्स में ऑब्स्ट्रक्शन होती है ड्यू टू प्लाक, तो इसलिए कोरोनरी वेसल ऑलरेडी डाइलेटेड होती है। जब हम नाइट्रेट देंगे तो वीनस डाइलेशन होगी, तो प्रीलोड कम होगा, तो ऑक्सीजन डिमांड कम हो जाएगी। प्रिंस मेटल एंजाइना में क्या होता है, कोरोनरी आर्टरी का स्पाज्म होता है, तो नाइट्रेट्स क्या करेंगे, उसको भी डाइलेट कर देंगे, तो इसलिए उस कंडीशन में ये रिवर्सल ऑफ वेसोस्पाज्म कर देगी। तो नाइट्रेट्स हम दोनों में दे देते हैं। क्लासिकल में रीज़न है रिडक्शन इन ऑक्सीजन डिमांड, प्रिंस मेटल में रीज़न है इंक्रीज इन द ऑक्सीजन सप्लाई। फिर है हम प्री एक्लेम्पसिया में थायराइड्स क्यों नहीं देते। प्री एक्लेम्पसिया क्या होता है, प्रेगनेंसी में हाइपरटेंशन की वजह से सीजर्स आना। ठीक है, तो उसमें हमें मतलब हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है कि हम ब्लड प्रेशर रिड्यूस कर दे, और दूसरा वो फीटस के लिए सेफ़ होनी चाहिए। तो जितने भी डायूरेटिक्स है वो ब्लड वॉल्यूम को कम करती है, और जितनी भी डायूरेटिक्स है वो ब्लड वॉल्यूम को कम करती है, तो वो प्लेसेंटल सर्कुलेशन को कॉम्प्रोमाइज़ करेगी, जिसकी वजह से फीटल ग्रोथ रिस्ट्रिक्शन होती है एंड इट कैन इवन लीड टू डेथ ऑफ फीटस। तो इसलिए डायूरेटिक्स हम अवॉइड ही करते हैं। इसकी जगह हम क्या देते हैं, मिथाइल डोपा देते हैं, क्योंकि वो सेफ़ होती है। ठीक है, उसके बाद है कि लिग्नोकेन हम वेंट्रिकुलर एरिथमिया में देते हैं, एट्रियल एरिथमिया में नहीं देते। लिग्नोकेन देखो लेग्स दबाने वाला, तो 1B वाली क्लास में आता है ये। तो 1B वाले क्या करते हैं, सोडियम को ब्लॉक करते हैं, पोटाशियम को खोलते हैं, और
इनका ये है कि दे हैव मोर एफिनिटी फॉर इनएक्टिवेटेड सोडियम चैनल्स एंड द डू नॉट डिले रिकवरी ऑफ सोडियम चैनल्स। तो इसमें क्या है कि सोडियम सिर्फ ओपन स्टेट में अंदर आ सकता है, तो कुछ देर बाद सोडियम इनएक्टिवेट हो जाएगा। तो खुलने के लिए मतलब सोडियम को ओपन होने के लिए पहले बंद होना पड़ेगा। देयरफॉर टिल सोडियम चैनल्स आर इन इनएक्टिवेटेड स्टेज, सेल हम कहते हैं कि रिफ्रैक्टरी पीरियड में है। और अगर सेल की जो ये एपीडी होता है अगर वो बढ़ जाएगा, मतलब कि जो सोडियम चैनल्स है वो प्रोलॉन्ग पीरियड तक इनएक्टिवेटेड स्टेट में रहते हैं, तो जो लिग्नोकेन है, लिग्नोकेन क्या करते हैं कि एपीडी को बढ़ा देता है। तो लिग्नोकेन हम सिर्फ वेंट्रिकुलर एरिथमिया में इसलिए देते हैं क्योंकि वेंट्रिकुलर सेल्स का जो एपीडी है वो काफ़ी लंबा होता है, तो इसलिए लिग्नोकेन उसमें मदद कर सकता है। एट्रियल सेल का एपीडी काफ़ी स्मॉल होता है, तो एबिलिटी टू बाइंड इज लेस। फिर है एक्सप्लेन वाई क्विनिडीन कैन कोज पैराडॉक्सिकल टेकिकार्डिया इन पेशेंट विद एट्रियल फिब्रिलेशन। क्विनिडीन क्या था, क्वीन वाले 1A में आते हैं। तो एट्रियल फिब्रिलेशन में क्या होता है, एट्रिया का रेट काफ़ी ज़्यादा होता है, दस लार्ज नंबर ऑफ इम्पल्स रीच AV नोड पर मिनट। और AV नोड क्या है, स्लो कंडक्शन पाथवे, तो इसलिए जब दूसरा इम्पल्स आएगा, AV नोड अभी रिफ्रैक्टरी पीरियड में है, तो इसलिए AV नोड पे नेचुरल ब्लॉक होता है उस टाइम पे। ठीक है, क्विनिडीन क्या करता है, सोडियम चैनल को ब्लॉक कर देगा, तो एट्रियल रेट को कम कर देगा। इन एडिशन ये वेगोलिटिक होता है, तो ये AV कंडक्शन को भी डिक्रीज़ कर देगा। तो क्योंकि इसका एट्रियल रेट कम करता है ये, तो नंबर ऑफ इम्पल्स रीचिंग AV नोड विल बी लेस, तो जो नेचुरल ब्लॉक है उसकी कम, मतलब नेचुरल ब्लॉक कम होगा। और क्योंकि ये वेगोलिटिक है, तो जो रिफ्रैक्टरीनेस है AV नोड की वो कम हो जाएगी, तो कंडक्शन बढ़ जाएगी। तो इसलिए जो एट्रियल रेट है वो तो कम हो जाएगा, लेकिन वेंट्रिकुलर रेट बढ़ जाएगा। तो क्विनिडीन क्या होता है, कार्डियक डिप्रेसेंट, तो ये मतलब हार्ट रेट रिड्यूस करना चाहिए, लेकिन ये क्या करता है, ये वेंट्रिकुलर रेट को बढ़ा देता है, तो इसलिए इसे हम पैराडॉक्सिकल कहते हैं। तो इसलिए हमने क्या कहा कि क्विनिडीन क्या करता है, पैराडॉक्सिकल टेकिकार्डिया करता है। फिर है एक्सप्लेन वाई विरापामिल शुड नॉट बी गिवन विद अ बीटा ब्लॉकर और एटिनोलोल। विरापामिल क्या है, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर, तो ये कार्डियक डिप्रेसेंट होता है, एक कैल्शियम को इनहिबिट करेगा, तो एसए नोड और AV नोड की ऑटोमेटिसिटी कम हो जाएगी। बीटा ब्लॉकर भी डिप्रेसेंट होता है, तो अगर हमने दोनों इकट्ठा दे दिया तो इनका डिप्रेसिव एक्शन ऐड हो जाएगा और सीवियर ब्रेडिकार्डिया हो जाएगा। ठीक है, फिर एक्सप्लेन वाई विरापामिल एंड निफेडिपिन हैव अपोजिट इफेक्ट ऑन हार्ट रेट ऑल्दो बोथ आर कैल्शियम चैनल ब्लॉकर। तो विरापामिल और निफेडिपिन दोनों क्या करते हैं, L टाइप वोल्टेज गेटेड कैल्शियम चैनल को ब्लॉक करते हैं। विरापामिल ब्रेडिकार्डिया करता है, निफेडिपिन टेकिकार्डिया करता है। क्यों, क्योंकि जो निफेडिपिन है ये मोर पावरफुल वेजोडाइलेटर होता है, तो वेजोडाइलेशन करेगा तो सिम्पैथेटिक एक्टिविटी कंपनसेट करने के लिए बढ़ेगी, तो टेकिकार्डिया हो जाएगा। अब क्या होता है कि विरापामिल क्या करता है, रिकवरी ऑफ कैल्शियम चैनल को भी डिले करता है और निफेडिपिन नहीं करता। तो अगर विरापामिल क्या करेगा कि रिकवरी को कम करेगा, तो AV नोड से डिक्रीज कंडक्शन होगी। और तीसरा क्या है कि विरापामिल क्या करता है, यूज डिपेंडेंट ब्लॉकेट करता है कैल्शियम चैनल की। तो मतलब कि जितना हम फ्रिक्वेंसी बढ़ाएंगे, अगर हार्ट रेट बढ़ेगा तो विरापामिल ज़्यादा कैल्शियम चैनल को ब्लॉक करेगा, तो इसलिए कोई वो टेकिकार्डिया नहीं करता। फिर नाइट्रोग्लिसरीन को सबली क्यों देते हैं, औरली क्यों नहीं देते, क्योंकि इसका फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म काफ़ी हाई है, तो ओरल रूट से बायोएबिलिटी काफ़ी कम होगी, सब लिंगुअल रूट से सीधा ब्लड वेसल में जाती है, तो फास्टर ऑनसेट ऑफ एक्शन होता है और सेल्फ एडमिनिस्टर होता है सब लिंगुअल रूट। फिर है सोडियम नाइट्रोफ्लोराइड, हम हाइपरटेंशन में नहीं देते, सिर्फ इमरजेंसी के लिए रखते हैं। क्यों, क्योंकि नाइट्रोफ्लोराइड काफ़ी शॉर्ट एक्टिंग होती है, वेन्स आर्टरी दोनों को डायलेट करेगी, शॉर्ट एक्टिंग है तो कॉन्टिन्यूस IV इन्फ्यूजन देना पड़ता है।
और पीक इसकी 2 मिनट में ही आ जाती है, और 3 मिनट बाद तो इफ़ेक्ट ही ख़त्म हो जाता है। तो इसलिए हम लॉन्ग टर्म नहीं देते, शॉर्ट एक्टिंग है, ओरली नहीं दे सकते। लॉन्ग टर्म यूज़ में थायोसाइनेट की अकोमुलेशन हो जाती है, तो साइनाइड पॉइजनिंग हो जाएगी। उसके बाद है हाँ, कि जब भी नाइट्रोग्लिसरीन थेरेपी हम देते हैं तो एक नाइट्रेट फ्री पीरियड क्यों देते हैं हम? तो इसमें क्या होता है कि नाइट्रेट्स अक्यूट अटैक ऑफ एंजाइना के लिए ड्रग ऑफ चॉइस होता है, लेकिन जब नाइट्रेट्स का कॉन्टिन्यूस एक्सपोजर होता रहे तो उसकी टॉलरेंस आ जाती है। टॉलरेंस कैन बी ट्रू और सूडो। जब नाइट्रेट्स का मेटाबॉलिज्म होता है तो नाइट्रस ऑक्साइड रिलीज होता है जो कि वेजोडाइलेशन करवाता है। तो अगर स्मूथ मसल की जो कैपेसिटी है नाइट्रिक ऑक्साइड बनाने की वो कम हो जाए तो उसे ट्रू टॉलरेंस कहते हैं। लेकिन अगर एक्स्ट्रा जो मैकेनिज़्म है जैसे न्यूरो ह्यूमोरल एक्टिवेशन वगैरह हो रही है तो उसे कहते हैं सूडो टॉलरेंस। तो इसलिए डेली 6 से 8 घंटे के लिए हमें इस ड्रग को डिसकंटिन्यू करना पड़ता है ताकि एक नाइट्रेट फ्री पीरियड मिल पाए रात को। फिर है अक्यूट एमआई में पेंटाजोसिन क्यों नहीं देनी चाहिए? एमआई में क्या होता है, ब्लड सप्लाई नहीं जाती मायोकार्डियम में तो सीवियर पेन होता है। सीवियर पेन की वजह से सिम्पथेटिक ओवर एक्टिविटी होती है जिसकी वजह से टेकीकार्डिया होगा। टेकीकार्डिया होगा तो वर्क ऑफ हार्ट बढ़ जाएगा और इस्कीमिया होगा तो पेन और बढ़ जाएगा। तो जो ओपियोइड्स होते हैं जैसे मोर्फिन वो इस पेन को ख़त्म कर देते हैं, तो इसलिए इस्कीमिया भी कम होता है क्योंकि सिम्पथेटिक ओवर एक्टिविटी कम हो जाएगी। पेंटाजोसिन भी एक ओपियोइड होता है लेकिन उसे हम एमआई में नहीं देते। क्यों? क्योंकि वो एंटी कोलिनर्जिक होता है तो वो टेकीकार्डिया कर देगा, तो टेकीकार्डिया करके वो पेशेंट की कंडीशन को और ख़राब कर देगा। फिर है कि एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग थेरेपी में टीडीएम की ज़रूरत क्यों नहीं होती? क्यों? क्योंकि हम टीडीएम हम कब करते हैं, जब हम क्लिनिकली ड्रग का इफ़ेक्ट मेजर नहीं कर पाते, लेकिन ब्लड प्रेशर हम इजीली मॉनिटर कर सकते हैं तो हम टीडीएम नहीं करते। दूसरा, एंटी हाइपरटेंसिव्स का सेफ्टी मार्जिन काफ़ी वाइड होता है और मतलब मोस्टली लोगों में सेम इफ़ेक्ट होता है, वेरिएशंस काफ़ी कम होती है। ठीक है, 1 मिनट। फिर है कि PSVT मतलब कि पैरा ऑक्सिमल सुप्रावेंट्रिकुलर टेकीकार्डिया में हम एस्मोलोल को क्यों प्रेफर करते हैं? तो PSVT क्या होता है? शॉर्ट ड्यूरेशन का एरिथमिया आता है जो वेंट्रिकल्स के ऊपर राइज करता है AV नोड के आसपास। तो इसका ट्रीटमेंट क्या होगा? ऐसी ड्रग देना जो कि AV नोड में कंडक्शन को कम करेगी। तो मतलब ड्रग की प्रॉपर्टी क्या होनी चाहिए? AV कंडक्शन को कम करना और इमीडिएटली एक्टिंग। एस्मोलोल क्या है? कार्डियो सिलेक्टिव है, रैपिड ऑनसेट है और शॉर्ट एक्शन है। तो इसलिए हम एस्मोलोल देते हैं क्योंकि रैपिड ऑनसेट ऑफ एक्शन है, वेरी शॉर्ट एक्टिंग है और तीसरा कार्डियो सिलेक्टिव है। तो हाँ, ड्रग ऑफ चॉइस क्या आती है? एडिनोसिन और कैल्शियम चैनल ब्लॉकर भी दे सकते हैं। फिर है लिग्नोकेन क्यों देते हैं? लिग्नोकेन लिग्नोकेन क्या लेग्स दबाने वाली तो 1B में था, सोडियम चैनल को ब्लॉक करती है। तो ये हमने पढ़ा था कि इनएक्टिवेटेड स्टेट में ही ब्लॉक करती है तो हम वेंट्रिकुलर में देते हैं, एट्रियल में नहीं देते। तो अभी हम पढ़ते हैं कि कार्डियक एरिथमिया के कॉजेस क्या होता है। पहला, एनहांस्ड ऑटोमेटिसिटी मतलब कि जो SA नोड, AV नोड, पुरकिंजे सिस्टम में सेल्स होते हैं ये डायस्टोल में डीपोलराइज कर लेते हैं, तो क्या आता है कि नेक्स्ट बीट ऑटोमेटिकली आ जाती है। तो यही है कि एक तो ऑटोमेटिसिटी बढ़ जाएगी, दूसरा क्या है? ट्रिगर्ड एक्टिविटी है, मतलब कि अगर नॉर्मल एक्शन पोटेंशियल के बाद रिकवरी से पहले ही अगला अपस्ट्रोक आ जाए तो उसे कहते हैं ट्रिगर्ड एक्टिविटी। तो इट कैन बी अर्ली आफ्टर डीपोलराइजेशन या फिर डिलेड आफ्टर डीपोलराइजेशन, जैसे कि इसमें दिख रहा है। फिर है री एंट्री में क्या है कि कार्डियक मसल इम्पल्स, when cardiac impulse travels in a path such as to return to original state and reactivate the original site and self perpetuate this action, it is called re-entry.
तो ये तो ऐसा ही है, इसमें कुछ है नहीं खास। लिग्नोकेन में ये बस यही बताना है कि उसका काम क्या होता है, ठीक है। अच्छा, अब लिग्नोकेन का ही काम था कि वो सोडियम चैनल को ब्लॉक कर देगा, स्लोप 4 को डिक्रीज कर देगा और री एंट्री को भी डिक्रीज कर देगा। फिर हम क्लोनिडीन क्यों देते हैं, क्योंकि क्लोनिडीन अल्फा 2 एगोनिस्ट है, तो सिम्पथेटिक सिस्टम पर ब्रेक लगा देगी, सेंट्रल सिम्पथेटिक आउटफ्लो कम हो जाएगा, जिसकी वजह से अल्फा 1 स्टिमुलेशन कम होगी तो वेसोकंस्ट्रिक्शन, बीटा 1 कम होगा तो कार्डियक आउटपुट डिक्रीज हो जाएगा, जेजी सेल में कम होगा, रास सिस्टम कम हो जाएगा तो ब्लड प्रेशर कम हो जाएगा। ये तो हमने सुबह ही डायूरेटिक्स में पढ़ा था कि फ्यूरोसेमाइड क्यों देते हैं। नेक्स्ट आते हैं हम एंजाइना में डाईपाइरिडामोल क्यों नहीं देते। तो डाईपाइरिडामोल क्या करता है, जो स्मॉल कोरोनरी वेसल्स है उसकी सिलेक्टिव डायलेटर है। तो अगर क्लासिकल एंजाइना है उसमें जो स्मॉल कोरोनरी वेसल होते हैं उसमें थ्रोम्बस होती है, तो वो तो ऑलरेडी डायलेटेड है, तो ये और डायलेट तो करेगा नहीं, ये उल्टा क्या काम करेगा, ये जो जिन्हें डायलेट नहीं करना था उन्हें डायलेट कर देगा, तो उनमें ज़्यादा ब्लड चला जाएगा और कंस्ट्रक्टेड वेसल में जाएगा ही नहीं, तो उसे कहते हैं कोरोनरी स्टील फिनोमिना। और दूसरा जो हमारा वेरिएंट एंजाइना है उसमें मेन कोरोनरी आर्टरी की स्टेनोसिस होती है, लेकिन ये सिर्फ छोटे वेसल को डायलेट करता है, तो वो उसे डायलेट नहीं करेगा, तो ये दोनों में ही काम नहीं करेगा। फिर हम आते हैं रेशनेल वाले क्वेश्चन पे। सबसे पहले डिजिटालिस इन एट्रियल फिब्रिलेशन। तो डिजिटालिस हमने पढ़ा था कि क्यों देते हैं। तो सबसे पहले यही है कि एट्रियल फिब्रिलेशन क्या आता है, जब हार्ट रेट 350 से ज़्यादा हो जाए, तो एट्रिया में इम्पल्स ज़्यादा है, वेंट्रिकल्स में ज़्यादा जाएंगे तो वेंट्रिकुलर रेट भी बढ़ जाएगा। तो इतने हाई रेट पे क्या होगा कि वेंट्रिकल को टाइम ही नहीं मिल रहा कम्प्लीटली कॉन्ट्रैक्ट करने का, तो इनइफेक्टिव वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन होगी जो कि फैटल हो सकती है। और इस कंडीशन में हम या तो क्या कर सकते हैं कि एट्रियल फिब्रिलेशन को साइनस रिदम में कन्वर्ट कर देंगे या फिर वेंट्रिकुलर रेट को कंट्रोल करेंगे। तो एट्रियल फिब्रिलेशन को साइनस रिदम में कन्वर्ट करने के लिए हम देते हैं इब्यूटिलाइड, और वेंट्रिकुलर रेट को कंट्रोल करने के लिए हम देते हैं डिजिटालिस। डिजिटालिस क्या करता है, वेगोमाइमेटिक होता है। वेगोमाइमेटिक है तो एवी नोड का रिफ्रैक्टरी पीरियड बढ़ा देगा, तो इसलिए नंबर ऑफ इम्पल्स कम हो जाएंगे जो इससे आगे जाएंगे। फिर वेगोमाइमेटिक है इसलिए एट्रिया का रिफ्रैक्टरी पीरियड ये कम कर देगा। और तो यही है। उसके बाद क्या है कि नंबर ऑफ इम्पल्स जो वेंट्रिकल्स में रीच कर रहे हैं वो कम हो जाएंगे, तो इसका बस यही है, डिजिटालिस क्या करेगा, वेगोमाइमेटिक होगा तो जो एवी नोड है उसका रिफ्रैक्टरी पीरियड बढ़ा देगा, तो शुरू में चाहे जितने मर्जी इम्पल्स आ रहे हो आगे कम जाएंगे वेंट्रिकल में, तो इसलिए नंबर ऑफ इम्पल्स रीचिंग द वेंट्रिकल रिड्यूसेस। फिर डो ब्यूटामिन क्यों देते हैं CHF में, तो डो ब्यूटामिन बीटा 1 को इंक्रीज कर सिमुलेट करके कॉन्ट्रैक्टिलिटी बढ़ाएगा। क्रोनोट्रोपिक एक्शन इसका कम होता है तो हार्ट रेट थोड़ा सा ही बढ़ेगा, और अल्फा को स्टिमुलेट नहीं करता तो कोई वेसोकंस्ट्रिक्शन नहीं होगी। फिर इनालाप्रिल, प्रिल क्या था, एस इनहिबिटर। तो एस इनहिबिटर हम क्यों देते हैं हार्ट फेलियर में। एस इनहिबिटर क्या करेंगे कि सबसे पहले एंजियोटेंसिन 2 के एक्शन को इनहिबिट करेंगे, तो वेनो कॉन्स्ट्रिक्शन होगी, प्रीलोड कम होगा, आर्टीरियोलर कॉन्स्ट्रिक्शन होगी तो आफ्टरलोड कम होगा। फिर एस इनहिबिटर एंजियोटेंसिन 2 ऑन एड्रेनल मेड्यूला कम करेंगे, कैटेकोलामीन्स कम रिलीज होंगे, एड्रेनल कॉर्टेक्स पे कम करेंगे तो एल्डोस्टेरोन रिलीज नहीं होगा, तो रीमॉडलिंग नहीं होगी। फिर है बीटा ब्लॉकर को हम कंबाइन करते हैं आइसोसोर्बाइड डाइनाइट्रेट के साथ। क्यों, क्योंकि जब हम नाइट्रेट देते हैं तो वेजोडाइलेशन होता है, उससे रिफ्लेक्स टैकीकार्डिया होता है, तो अगर हम बीटा ब्लॉकर देंगे तो रिफ्लेक्स टैकीकार्डिया नहीं होगा। और दूसरा कि बीटा ब्लॉकर वेंट्रिकुलर डाइलेशन करवा सकता है, वो नाइट्रेट अपोज करेगा। और बीटा ब्लॉकर टोटल कोरोनरी फ्लो भी कम करवाता है, तो इसलिए वो भी काउंटरएक्ट होगा बाय नाइट्रेट्स। तो नाइट्रेट का कौन सा साइड इफेक्ट कम होता है, रिफ्लेक्स टैकीकार्डिया, और बीटा ब्लॉकर का कौन सा आता है, वेंट्रिकुलर डाइलेशन और रिडक्शन ऑफ टोटल कोरोनरी फ्लो।
फिर हमारा था एडिनोसिन। तो एडिनोसिन फोर्थ क्वेश्चन दोबारा समझा दो। इसमें यह है कि हम बीटा ब्लॉकर और आइसोसोर्बाइड डाइनाइट्रेट को साथ में क्यों देते हैं। तो आइसोसोर्बाइड डाइनाइट्रेट क्या करता है, वेजोडाइलेशन। तो इतनी वेजोडाइलेशन होती है कि रिफ्लेक्स में टैकीकार्डिया हो जाता है। तो जो बीटा ब्लॉकर है वो इस रिफ्लेक्स टैकीकार्डिया को रोकेंगे। दूसरा क्या है कि बीटा ब्लॉकर का काम क्या होता है कि वो हार्ट रेट को कम करते हैं। हार्ट रेट को कम करेंगे तो वेंट्रिकल डाइलेट हो जाएंगे, और नाइट्रेट्स इसे अपोज करते हैं, वो वेंट्रिकुलर डाइलेशन नहीं होने देते। और तीसरा है कि जो बीटा ब्लॉकर है बीटा 2 से वेजोडाइलेशन होती है, तो इसमें वेजोडाइलेशन नहीं होगी, तो इसलिए टोटल जो कोरोनरी फ्लो है वो कम हो सकता है। नाइट्रेट्स क्या करते हैं कि वेजोडाइलेशन करवाते हैं, तो वो टोटल कोरोनरी फ्लो को नॉर्मल रखेंगे। ठीक है। उसके बाद है एडिनोसिन। तो पीएसवीटी हमने देख लिया कि पीएसवीटी होता क्या है। तो पीएसवीटी क्या था, किधर था, पीएसवीटी था कि जो वेंट्रिकल्स के ऊपर मतलब एवी नोड के आसपास शॉर्ट ड्यूरेशन का एरिथमिया हो, तो उसमें हमने क्या दिया था, एस्मोलोल, क्योंकि वो एवी कंडक्शन कम करता है, शॉर्ट एक्टिंग होता है। तो इसमें क्या है कि एडिनोसिन ड्रग ऑफ चॉइस होती है। एडिनोसिन का काम क्या होता है, जी प्रोटीन कपल्ड रिसेप्टर को एक्टिवेट करता है और एसिटाइल कोलिन सेंसिटिव पोटेशियम चैनल खुल जाते हैं, हाइपरपोलराइजेशन होगी तो एवी नोड की कंडक्शन ब्लॉक हो जाएगी, तो इसलिए पीएसवीटी का अटैक टर्मिनेट हो जाता है। दूसरा रीज़न क्या है कि ये कैल्शियम इनफ्लक्स को भी रोकता है, तो इसलिए ये बाकी भी कॉन्ट्रैक्शन को कम कर देगा। क्लिनिकली हम इस ड्रग को सेंट्रल लाइन में एडमिनिस्टर करते हैं, क्योंकि अल्ट्रा शॉर्ट लाइफ होते हैं 10 सेकंड की, तो ये बिल्कुल ना इधर ही कि मतलब अगर हार्ट में देना है तो हम जुगुलर वेन में डालेंगे कि उसी टाइम ही चला जाए। और एडवांटेज क्या है कि देखो सीधा हार्ट में जाएगा, अपना काम करेगा और ख़त्म हो जाएगा, तो जो बाकी साइड इफ़ेक्ट है वो नहीं करेगा। ब्रोंकोस्पाज्म और फ्लशिंग अगर होगी भी तो वो बहुत ही शॉर्ट लास्टिंग होगी। फिर है विरापामिल। वेरिएंट एंजाइना में देते हैं, तो क्यों देते हैं, क्योंकि विरापामिल कोरोनरी ब्लड वेसल को सीधा ही डायलेट कर देगा, तो इसलिए वो वेरिएंट एंजाइना में देते हैं। फिर हम आते हैं शॉर्ट नोट पे। तो ये मेनली कवर हो ही जाते हैं यहाँ तक, जो नहीं हुआ अगर हम करते हैं। प्रिल क्या थे, एस इनहिबिटर थे, ओरली देते हैं, तो ये हमने उसमें पढ़ लिया था, सुबह डायूरेटिक में पढ़ा था। हाँ, इसके जो इनालप्रिल है, एक तो एस इनहिबिटर होता है और एक हमारे एंजियोटेंसिन रिसेप्टर ब्लॉकर होते हैं। तो एस इनहिबिटर जैसे कैप्टोप्रिल है, तो इसके एडवर्स इफेक्ट हम कैप्टोप्रिल से याद रखते हैं। सी से कफ, ड्राई कफ, और ए से होता है हमारा एंजियोइडीमा। ये दो क्यों होते हैं, क्योंकि ये ब्रेडिकाइनिन की मेटाबॉलिज्म को भी बढ़ाते हैं, लेकिन एंजियोटेंसिन रिसेप्टर ब्लॉकर ये नहीं करते, तो ये दो एडवर्स इफेक्ट इसमें नहीं होंगे, बाकी टोप्रिल वाले इसमें भी होंगे। पी से था कि प्रेगनेंसी में नहीं देते, और टी से था कि हाँ भाई नहीं, कैप्टोप्रिल, रुको देखते हैं, टेस्ट ऑल्टरेशन, टेस्ट ऑल्टरेशन, और कैप टी ओ से इडीमा था, इडीमा तो हो गया, याद है किसी को? सी से कफ है, ए से एंजियोएडिमा है, पी से प्रोड्रग है एक्सेप्ट कैप्टोप्रिल, लिसिनोप्रिल, बी से टेस्ट चेंजेस तो डिस्क्वीजिया करा देगा, ओ से ऑर्थोस्टैटिक या फिर पोस्चरल हाइपोटेंशन होता है जो कि मैक्सिमम होगा कैप्टोप्रिल में, पी से कॉन्ट्राइंडिकेटेड इन प्रेगनेंसी, आर से कॉन्ट्राइंडिकेटेड क्योंकि ये बायलेटरल रीनल आर्टरी स्टेनोसिस करा देता है, आई से इंडिकेटेड क्योंकि इंक्रीज कर देगा पोटेशियम, और एल से लोअर द रिस्क ऑफ डायबिटिक नेफ्रोपैथी। ठीक है, सेम है साटन वालों के। उसके बाद हम आते हैं डाइजॉक्सिन। तो डाइजॉक्सिन का हमने पढ़ लिया कि ग्लाइकोसाइड होता है, ओरली भी दे सकते हैं, हाई वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन होता है। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन डाइजॉक्सिन का क्या है, सोडियम पोटेशियम एटीपीएस को इनहिबिट करेगा, तो कैल्शियम की ट्रांसपोर्ट भी रुक जाएगी, तो कॉन्ट्रैक्टिलिटी बढ़ जाती है। और फिर कंजेस्टिव हार्ट फेलियर में और फिब्रिलेशन में देते हैं। डाइजॉक्सिन के एडवर्स इफेक्ट क्या होते हैं, विजुअल डिस्टर्बेंस, येलो विजन, गायनेकोमेस्टिया, तो डिस्को ड्रग में आती है, और कार्डियक एरिथमिया करता है।
उसके बाद है डाइजॉक्सिन टॉक्सिसिटी इज प्रेसिपिटेटेड बाय कैल्शियम चैनल ब्लॉकर, तो उसके साथ नहीं देते। और इसकी टॉक्सिसिटी के लिए हम क्या देते हैं, डिजी बाइंड देते हैं जो डाइजॉक्सिन को बाइंड कर ले। एक मिनट। उसके बाद है कायरन वाले रेनिन इनहिबिटर होते हैं, ओरली दे सकते हैं। रेनिन को इनहिबिट करेंगे तो कन्वर्जन रुक जाएगा एंजियोटेंसिनोजन टू एंजियोटेंसिन 1 का। हाइपरटेंसिव देते हैं जो कि फर्स्ट लाइन ड्रग को रिस्पॉन्ड ना कर रहे हो, इसका वही है डिस्पेप्सिया हेडेक, प्रेगनेंसी में नहीं देते। और फिर है रीनोन वाले क्या आते हैं हमारे डाइलेटर्स, मिलरीनोन और इनएमरीनोन। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन यही है, ये फॉस्फोडाइस्टरेज इनहिबिटर होते हैं, तो कैंप को बढ़ा देंगे तो वेसोडाइलेशन होगी। CHF में देते हैं। एडवर्स इफेक्ट क्या है, थ्रोम्बोसाइटोपीनिया, तो याद रखना है जो भी फॉस्फोडाइस्टरेज इनहिबिटर होते हैं वो थ्रोम्बोसाइटोपीनिया करवाते हैं। इन्हें आइनो डाइलेटर्स कहते हैं क्योंकि आइनोट्रोपिक भी होते हैं और वेसोडाइलेटरी भी होते हैं। फिर है नेसेरिटाइड, ये कुछ नया, हाँ, रिकम्बिनेंट BNP होता है ये, इसे IV देते हैं। तो ब्रेन नेट्री यूरेटिक पेप्टाइड है, तो नेट्री यूरेसिस करवाएगा और वेसोडाइलेशन करवाएगा, तो CHF में देते हैं। एक्सेसिव हाइपोटेंशन करवा देता है ये, और रीनल डैमेज भी करवा सकता है, तो रीनल डिजीज़ में हम नहीं देते। अच्छा नहीं, यूज़ विद क्वेश्चन क्योंकि इससे रीनल डैमेज हो सकता है। फिर है वेप्टन्स क्या आते हैं, वेसोप्रेसिन एंटागोनिस्ट, V2 एंटागोनिस्ट है, ओरली दे सकते हैं, ये भी CHF में देते हैं, SIADH में देते हैं। तो साइड इफ़ेक्ट होता है हाइपरनेट्रीमिया और हिपैटोटॉक्सिसिटी। ठीक है। फिर एडिनोसिन का तो हमने देख लिया, PSVT के लिए देते हैं। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन वही है कि एसिटाइल कोलिन इंड्यूस पोटाशियम चैनल्स को एक्टिवेट करता है जिसकी वजह से हाइपरपोलराइजेशन होती है। एडवर्स इफेक्ट इसका यही है कि ट्रांजिएंट डिस्निया होता है, हाइपोटेंशन और ब्रोंकोस्पाज्म हो सकती है। IV देते हैं, इंजेक्ट करना होता है लार्ज वेन में, हाँ, तो ये सीधा सेंट्रल वेन में देते हैं ताकि एकदम से चला जाए। थियोफाइलिन इसका एक्शन इनहिबिट करता है। फिर है अम्योडरोन, ये क्लास 3 में आती है हमारी ड्रग, तो इसमें मोस्टली सारे ही मैकेनिज्म ऑफ एंटी अरिथमिक ड्रग होता है। क्लास 1 के होते हैं, 2 के होते हैं, 3 के होते हैं, 4 के होते हैं, लेकिन मेन क्लास 3 वाला होता है इसका। ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटी अरिथमिक ड्रग है और इसके साइड इफ़ेक्ट है हाइपोटेंशन, मायोकार्डियल डिप्रेशन, फोटोसेंसिटिविटी, कॉर्नियल डिपॉजिट, पल्मोनरी, हाँ, इसका निमोनिक था द पेरिफेरी ऑफ माई लंग एंड ब्रेन, बाकी किधर लिखा है इन्होंने, तो इसका निमोनिक यही था द पेरिफेरी ऑफ माई लंग ब्रेन इज फोटो सेंसिटिव। तो थायराइड का हाइपो कुछ भी हो सकता है। पेरिफेरी से पेरिफेरल न्यूरोपैथी, एक मिनट, पेरिफेरी से पेरिफेरल न्यूरोपैथी हो सकती है, मायोकार्डियल डिप्रेशन, लंग फाइब्रोसिस और फोटोसेंसिटिविटी होती है। ठीक है, बस हाँ, ये रहा कॉर्नियल डिपॉजिट की लिवर डैमेज भी होता है। फिर है हमारी रेनोलाजीन, ये न्यू एंटी एंजाइनल है, तो रेनोलाजीन और इवाब्राडीन दोनों न्यू एंटी एंजाइनल है, दोनों ओरली इफेक्टिव है। रानोजालिन क्या करती है, सोडियम चैनल को इनहिबिट करती है, तो कैल्शियम की एंट्री भी रिड्यूस हो जाएगी, तो फैटी एसिड ऑक्सीडेशन भी इनहिबिट होता है। एंजाइना की प्रोफाइलैक्सिस के लिए देते हैं। और हाइपरटेंशन का लेस रिस्क होता है इस पर, डिजीनेस, वीकनेस, कॉन्स्टिपेशन, हेडेक करवाती है। इवाब्रेडीन क्या करती है, फनी करंट को इनहिबिट करती है, तो डिपोलराइजेशन नहीं होती जल्दी। स्टेबल एंजाइना में देते हैं, कंजेस्टिव हार्ट फेलियर में देते हैं, लेकिन एक्सेसिव ब्रेडिकार्डिया करवा सकते हैं, विजुअल डिस्टर्बेंस भी करवा सकती है। फिर है नाइट्रोप्रोसाइड, तो नाइट्रोप्रोसाइड सिर्फ इमरजेंसी में देते हैं क्योंकि ये साइनाइड पॉइजनिंग करवा सकती है, पैल्पिटेशन, नर्वसनेस, वॉमिटिंग सब कुछ करवा सकती है। लास्ट हमारा मिनॉक्सिडिल, तो ये MDH मसाले वाली है, हाइपरटेंशन में देते हैं, पोटाशियम चैनल ओपनर है, और वही साइड इफ़ेक्ट क्या होगा, हाइपरटेंशन, टेकिकार्डिया, हिर्सुटिज्म। ठीक है। फिर हम आते हैं थेरेप्यूटिक स्टेटस, तो इसमें मोस्टली वही चीज़ें दोबारा रिपीट की हुई है।
वो देख लेते हैं हम। ड्रग ऑफ चॉइस क्या आती है, नाइट्रेट होता है एंजाइना पेक्टोरिस में, और प्रोफाइलैक्सिस के लिए बीटा ब्लॉकर ड्रग ऑफ चॉइस होती है। और फिर है कैल्शियम चैनल ब्लॉकर, तो थर्ड लाइन है, तो ना भी याद रखो तो हो जाएगा। फिर है जो रेनोजालिन है, इसे प्रोफाइलैक्सिस के लिए होती है। उसके बाद ये तो हमने सारा पढ़ ही लिया, उसमें सब कुछ आ ही गया था। ये भी हो गया, भी हो गया। ये है नया एस्पिरिन इन एमआई और क्लोपिडोग्रेल इन एमआई और थ्रोम्बोलाइटिक्स इन एमआई, तो ये हम पढ़ते हैं। नाइट्रेट सम फर्स्ट लाइन ड्रग होती है, ये हमने कर ही लिया कि अगर नाइट्रेट्स की 3 दवाइयाँ देने पे भी कोई इफेक्ट नहीं आ रहा तो हम ओपियोइड्स देते हैं। ओपियोइड्स में मॉर्फिन प्रेफर्ड है, स्टेमी और नॉन स्टेमी दोनों में। ये पेन को रिलीव करता है, स्कीमिया को कम करता है, कंजेशन कम करता है। और लेकिन पेथिडीन और पेंटाजोसिन नहीं देते, क्यों? क्योंकि उनमें एंटी कोलिनर्जिक एक्टिविटी होगी, तो टैकीकार्डिया कर देंगे, तो और ख़राब कर देंगे कंडीशन। फिर एंटी प्लेटलेट ड्रग देते हैं, लो डोज एस्पिरिन देते हैं, क्योंकि वो इन्फार्क्ट साइज को कम कर देती है। और अगर एस्पिरिन से एलर्जी है तो क्लोपिडोग्रेल देते हैं। उसके बाद आता है थ्रोम्बोलिटिक्स। थ्रोम्बोलिटिक्स में स्टेप्टोकाइनेस दे सकते हैं, सिर्फ स्टेमी में देते हैं। एज अर्ली एज पॉसिबल देते हैं, क्योंकि 12 घंटे के बाद नहीं दे सकते। क्यों? 12 घंटे के बाद दी तो रिपोफ्यूजन इंजरी हो जाती है और हेमरेज हो सकती है। नॉन स्टेमी में क्यों नहीं देते? क्योंकि रिस्क आर हायर कंपेयर टू बेनिफिट्स। और स्ट्रेप्टोकाइनेस के ऊपर हम LT प्लास रेटी प्लास देते हैं, क्योंकि ये प्योरली ह्यूमन एंजाइम है, तो कोई भी एंटीबॉडी नहीं बनती। बाकी हमने कर ही लिया CHF वाले डायूरेटिक्स, ये भी हो गया है, क्योंकि तो सारा तो उसमें हो ही गया। डिस्लिपिडीमिया रहता था, तो हम डिस्लिपिडीमिया करते हैं। डिस्लिपिडीमिया में फर्स्ट चॉइस LDL लोवरिंग एजेंट है अटोरवास्टेटिन, स्टेटिन्स होते हैं फर्स्ट चॉइस। और हाइपर ट्राइग्लिसराइडीमिया के लिए फाइब्रेट्स देते हैं। तो हम पढ़ते ही क्या होते हैं। सबसे पहले है स्टेटिन, क्या आते हैं? HMG कोए रिडक्टेज इनहिबिटर। ये मैक्सिमम डिक्रीज करते हैं LDL में, और ये ट्राइग्लिसराइड को भी कम करते हैं और HDL को बढ़ा देते हैं। अपार्ट फ्रॉम लिपिड लोवरिंग एक्शन, स्टेटिन्स और क्या क्या करते हैं? एंटीऑक्सीडेंट होते हैं, एंटी इन्फ्लामेटरी होते हैं, प्लाक को स्टेबलाइज करते हैं और एंडोथेलियल डिसफंक्शन को डिक्रीज करते हैं। लेकिन स्टेटिन मायोपैथी और हिपैटोटॉक्सिसिटी कर सकते हैं। फिर है फाइब्रेट्स ट्राइग्लिसराइड मैक्सिमम लोवरिंग होती है, और स्टेटिन्स LDL को मैक्सिमम लोवर करता है। लेकिन स्टेटिन और फाइब्रेट इकट्ठे नहीं देते, तो मायोपैथी का चांस बढ़ जाता है। फिर नियासिन क्या होता है? सिंपल विटामिन B3। ये HDL को इंक्रीज़ करता है, और ये लाइपोप्रोटीन A को डिक्रीज़ करता है। कॉम्प्लिकेशन क्या आती है? फ्लशिंग और प्रूराइटिस, हाइपरयूरिसीमिया भी कर सकता है। फिर होता है बाइल एसिड बाइंडिंग एजेंट, जैसे कि कोलिस्टायरामीन। तो कोलिस्टायरामीन क्या करता है? LDL को कम कर देता है, लेकिन प्रेफर नहीं है। क्यों? क्योंकि अनपेलेटेबल है और हाइपर ट्राइग्लिसराइडीमिया कर सकते हैं। फिर हमारी आती है एजिटिमाइब। एजिटिमाइब क्या है? कोलेस्ट्रॉल एब्जॉर्प्शन इनहिबिटर है, तो ये स्टेटिन के साथ देते हैं हम। ठीक है, ये हो गए हमारे। उसके बाद आते हैं हम ड्रग ट्रीटमेंट में। तो हाइपरटेंशन है, हाइपरटेंशन का ऑब्जेक्टिव क्या है? ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करना। ड्रग ट्रीटमेंट क्या है? मेन हमारा क्या होता है? चॉइस, ड्रग ऑफ चॉइस थायजाइड्स, तो हाइड्रोक्लोरथायजाइड। फिर है हम प्रिल दे सकते हैं, इनालाप्रिल। एम्लोडिपिन दे सकते हैं, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर होता है। माइल्ड है तो सिर्फ थायाजाइड, मॉडरेट है तो थायाजाइड प्लस प्रिल वाली, और सीवियर है तो थायाजाइड, प्रिल और एम्लोडिपिन। साथ में सोल्ट रिस्ट्रिक्टेड डाइट, डेली एक्सरसाइज। इनालाप्रिल की जगह कोई भी प्रिल वाली दवाई दे सकते हैं, और अगर ड्राई कफ हो रही है तो टसाटन दे सकते हैं। फिर है इमरजेंसी के लिए हमें डायरेक्टली क्या इंजेक्ट करना है? IV देना है सोडियम नाइट्रोक्लोराइड। अल्टरनेटिव है नाइट्रोग्लिसरीन, लेबिटालोल वगैरह। और बोतल ऑफ नाइट्रोक्लोराइड शुड बी कवर्ड विद डार्क पेपर, और बस यही है। फिर है एंजाइना का अगर अक्यूट अटैक है तो उसी टाइम सबलिंगुअल आइसोसोर्बाइड डाइनाइट्रेट दे देंगे, और एस्पिरिन। प्रोफाइलैक्सिस के लिए भी सेम ही दवाई है, बस डोज थोड़ा अलग होगा।
तो नाइट्रोग्लिसरीन अल्टरनेट है अक्यूट अटैक के लिए, प्रोफाइलैक्सिस के लिए बीटा ब्लॉकर भी दे सकते हैं। और एस्पिरिन का अल्टरनेटिव क्या है? क्लोपिडोग्रेल। फिर हम आते हैं एमआई पे ऑब्जेक्टिव क्या है? डिक्रीज द साइज ऑफ इन्फार्क्ट एंड प्रिवेंट एरिथमिया। तो इमीडिएटली हमें ऑक्सीजन देना है, नाइट्रोग्लिसरीन देनी है, एस्पिरिन देनी है, मॉर्फिन देना है, स्ट्रेप्टोकाइनस देना है और मेटाप्रोलोल देना है। अगर नाइट्रोग्लिसरीन की 3 टैबलेट से कुछ नहीं होता तो मॉर्फिन देनी है, और सिर्फ स्टेमी में देते हैं थ्रोम्बोलाइटिक्स। फिर है, हाँ ये तो इमीडिएट था, लॉन्ग टर्म के लिए क्या देंगे? एस्पिरिन, स्टेटिन्स और मेटोप्रोलोल। ओके, रीपर्फ्यूजन थेरेपी कौन सी हम देते हैं? परक्यूटेनियस, ट्रांस जुगुलर कोरोनरी एंजियोप्लास्टी। फिर है अक्यूट CHF में फ्यूरोसामाइड और डोब्यूटामिन देंगे, बेड रेस्ट होनी चाहिए, फ्यूरोसामाइड हर 2-3 घंटे बाद देंगे, और डाइजॉक्सिन भी यूज़ कर सकते हैं। फिर हमारा क्रॉनिक CHF, इसमें भी फ्यूरोसामाइड है और प्रिल वाली दवाइयाँ है। तो बस ये था CVS। तो CNS तो नहीं हो पाएगा, वो भी बहुत बड़ा है। और कुछ करना है क्या? और कौन सा चैप्टर था इसमें? रेस्पिरेशन है ना पार्ट 1 में? हाँ, रेस्पिरेशन कर लेते हैं, CNS कल कर लेंगे, वो तो छोटा सा ही है। ये रहा रेस्पिरेशन। तो रेस्पिरेशन में 2 चीज़ें हैं, कफ की दवाइयाँ है, एस्थमा की दवाइयाँ है। कफ में हम दे सकते हैं एक तो एंटीटुसिप्स, एक म्यूकोकाइनेटिक्स। ये लास्ट वाली तो पता नहीं, लास्ट वाली याद कर लो, डीमल्केंस, इसमें लोजेंजेस देते हैं। मेन तो ये है एंटीटुसिप्स और म्यूकोकाइनेटिक्स। एंटीटुसिप्स में ओपियोइड होते हैं, नॉन ओपियोइड होते हैं, एंटीहिस्टामिनिक होते हैं। ओपियोइड में होता है कोडीन, फोल्कोडीन। नॉन ओपियोइड में होता है डेक्स्ट्रोमिथॉर्फन, ठीक है। एंटीहिस्टामिनिक में होता है प्रोमेथेजिन। म्यूकोकाइनेटिक में किधर गया? म्यूकोकाइनेटिक में होता है एक तो एक्सपेक्टोरेंट जो बाहर निकाल दे, और एक म्यूकोलिटिक जो से उधर ही तोड़ दे। एक्सपेक्टोरेंट में आता है पोटाशियम आयोडाइड और अमोनियम क्लोराइड। म्यूकोलिटिक में आता है हमारे सिस्टाइन वाले, एसिटाइल सिस्टाइन और कार्बोसिस्टाइन। और वो तो हो गया। अब एस्थमा का नाम हम शुरू से देखते हैं। एस्थमा में क्या होता है? शुरू से एराकिडोनिक एसिड से क्या बनता है हमारा, मतलब ये एराकिडोनिक एसिड पे फिर वो कोक्स एंजाइम होगा और फिर प्रोस्टाग्लैंडिन वगैरह बनेंगे। तो इसमें अस्थमा में लोक्स वाले हमें काम देखने हैं। तो सबसे पहले लोक्स को इनहिबिट करने वाले हैं, 1 मिनट, इनकी ना क्लासिफिकेशन अलग सी है। मैं ना 1 मिनट रुको। तो इसकी मैं वीडियो दिखाती हूँ। तो इसमें क्या है, सबसे पहले तो फॉस्फोलाइपेस है। तो फॉस्फोलाइपेस से एराकिडोनिक एसिड बनेगा। तो फॉस्फोलाइपेस A2 को हम इनहिबिट कर सकते हैं स्टेरॉइड से। उसके बाद एराकिडोनिक एसिड से ल्यूकोट्राइन बनेगा बाय लॉक्स एंजाइम, तो हम फिर लॉक्स को इनहिबिट कर सकते हैं। ये ल्यूकोट्राइन्स आ सकते हैं हमारे मास्ट सेल से, जिसे IgE स्टिमुलेट करेगा, तो हम मास्ट सेल को स्टेबलाइज कर देंगे और IgE को इनहिबिट कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद है कॉन्ट्रैक्शन करेंगे ल्यूकोट्राइन्स। तो कॉन्ट्रैक्शन में हम पैरासिम्पथेटिक को इनहिबिट कर सकते हैं, सिम्पथेटिक को बढ़ा सकते हैं, और कॉन्ट्रैक्शन में फॉस्फोडाइस्टरेज काम करते हैं, तो हम फॉस्फोडाइस्टरेज को इनहिबिट कर सकते हैं। तो ये थी हमारी क्लासिफिकेशन, तो उसमें से पढ़ लेते हैं ड्रग के एग्जाम्पल। तो
इन्होंने सबसे पहले दिया ब्रोंकोडाइलेटर। ब्रोंकोडाइलेटर में हम सिम्पथेटिक को बढ़ाएंगे तो बीटा टू एगोनिस्ट, उसमें सालब्यूटामोल, सालमेट्रोल, टरब्यूटालिन, 4-मेट्रोल। ब्यूटा वाले शॉर्ट एक्टिंग है, मेट्रो वाले लॉन्ग एक्टिंग है। फिर हम आते हैं एंटीकोलिनर्जिक पे, तो इप्राट्रोपियम और टायोट्रोपियम। और ये थियोफाइलिन और अमीनोफाइलिन तो उसमें आता है फॉस्फोडाइस्ट्रेस इनहिबिटर में, तो इस पर वो भी लिख सकते हैं, ठीक है। फिर है ड्रग्स अफेक्टिंग ल्यूकोट्राइन्स, तो उसमें फॉस्फोलाइपेस A2 इनहिबिटर में स्टीरॉइड्स देंगे। इन्हेलेशन में है ब्यूडेसोनाइड, मिथासोन वगैरह। और ओरल में आता है हमारा प्रेडनिसोलोन और हाइड्रोकोर्टिसोन। फिर है लोक्स इनहिबिटर में ज़ील्यूटन। और LT रिसेप्टर एंटागोनिस्ट में आता है ल्यूकास्ट वाले, तो मोन्टेल्यूकास्ट, ज़फिरल्यूकास्ट। फिर मास्ट सेल स्टेबलाइजर में आता है क्रोमोग्लाइकेट, और ये होता है सोडियम क्रोमोग्लाइकेट। मोनोक्लोनल एंटीबॉडी में एंटी IgE याद करना है, ओमालीजुमाब, ठीक है। फिर है पहला क्वेश्चन कि ब्रोंकियल एस्थमा के हम अक्यूट अटैक में नहीं देते, लेकिन प्रोफाइलैक्सिस के लिए देते हैं सोडियम क्रोमोग्लाइकेट या नीडोक्रोमिल सोडियम को। क्यों? तो ये है क्या, ये मास्ट सेल स्टेबलाइजर है। कैसे स्टेबलाइज करता है मास्ट सेल को? बाय अल्टरेशन इन फंक्शनिंग ऑफ क्लोराइड चैनल इन द सेल मेम्ब्रेन। तो जब एक क्लोराइड चैनल को अल्टर करेगा तो एक तो ये अभी सप्रेशन ऑफ कफ करेगा, दूसरा ये मास्ट सेल को इनहिबिट करेगा, तो मतलब एंटीजन के साथ ज़्यादा वो नहीं होगा, रिस्पॉन्स नहीं होगा। तीसरा ये ईसनोफिल को इनहिबिट करेगा, तो ज़्यादा इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स नहीं आएगा। क्रोनिक यूज़ में क्या होगा कि हाइपर एक्टिविटी कम हो जाएगी ब्रोंकस की, लेकिन अक्यूट अटैक में नहीं करते, क्योंकि अक्यूट अटैक में मेजर प्रॉब्लम होती है रेस्पिरेटरी डिफ़िकल्टी। तो अक्यूट अटैक हम बिना ब्रोंकोडाइलेटर के ठीक नहीं कर सकते। दूसरा कि ये ल्यूकोट्राइन्स को निकलने से बंद कर लेंगे, लेकिन ऑलरेडी रिलीज मीडिएटर्स तो है ना, तो इन पे इनका कोई इफेक्ट नहीं होता। दूसरा क्वेश्चन है कि एस्थमा की ट्रीटमेंट में हम एंटीहिस्टामिन क्यों नहीं देते? क्योंकि इस पूरी पैथोजेनेसिस में कहीं भी हिस्टामिन का मेजर रोल नहीं था। तो इसमें हमें यही लिखना है कि पैथोजेनेसिस इन्वॉल्व्स इंटरेक्शन बिटवीन इन्फ्लामेटरी मीडिएटर, जैसे ल्यूकोट्राइन्स हो गया, तो एंटीहिस्टामिन इन सब का अफेक्ट को काउंटरएक्ट नहीं कर सकता। और दूसरा क्या है कि एंटीहिस्टामिन हम जितने भी दे दें उसकी कॉन्सेंट्रेशन इतनी अटेन नहीं की जा सकती। और तीसरा कि भाई एंटीहिस्टामिनिक्स का कोई भी इफेक्ट नहीं होता वाइटल स्टेप्स इन पैथोजेनेसिस पे। तीसरा क्या है कि हम अक्यूट अटैक ऑफ एस्थमा में आइसोप्रिनालिन की जगह सालब्यूटामोल क्यों प्रेफर करते हैं? सालब्यूटामोल क्या है? सिलेक्टिव बीटा 2 एगोनिस्ट। और आइसोप्रिनालिन क्या करता है? नॉन सिलेक्टिव बीटा एगोनिस्ट। तो वो काम तो करेगा, लेकिन वो बीटा 1 वाले साइड इफ़ेक्ट भी करेगा, तो वो टैकीकार्डिया अरिथमिया भी कर सकता है। और सालबुटामोल हम इंसेलेशन से दे सकते हैं, आइसोप्रिनालिन हमें IV से देना पड़ता है, तो इसलिए और एडवर्स इफेक्ट आएंगे। फिर है कि ओरल की जगह हम इन्हेलेशनल क्यों प्रेफर करते हैं बीटा 2 एगोनिस्ट देना? क्यों? क्योंकि इनहेल करेंगे तो साइट ऑफ एक्शन पे डायरेक्टली पहुंचेगा, तो एडवर्स इफेक्ट कम आएंगे, एक्शन क्विक होगा, तो अक्यूट अटैक में काम करेंगे, और लेस अमाउंट में देना पड़ता है क्योंकि फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म नहीं होता। फिर है कि अमीनोफाइलिन हम स्लो IV इंजेक्शन से क्यों देते हैं? अमीनोफाइलिन क्या होता है? थियोफाइलिन की सोल्ट होती है, और इसका थेरेप्यूटिक इंडेक्स काफ़ी कम होता है और ज़ीरो ऑर्डर काइनेटिक्स को फॉलो करती है, तो इसलिए थोड़ी सी भी कॉन्सेंट्रेशन बढ़ी तो सीवियर टॉक्सिसिटी हो जाएगी, इसलिए स्लो इन्फ्यूजन देते हैं। फिर अगर हमने फास्ट दे दी तो एकदम से BP बहुत कम हो जाएगा, और पेरिकार्डियल पेन होगा, एरिथमिया एंड इवन डेथ कैन अक्कर। फिर है ओरल की जगह इन्हेलेशनल क्यों देते हैं? स्टीरॉयड। तो ब्यूडेसोनाइड इन्हेलेशनल है, प्रेडनिसोलोन ओरल है, तो हम क्यों प्रेफर करते हैं? क्योंकि HPA एक्सेस सप्रेशन नहीं होता, ऑस्टियोपोरोसिस नहीं होती, और पेप्टिक अल्सर नहीं होता, मायोपैथिक कैटरेक्ट कशिंग सिंड्रोम नहीं होगा। फिर है चिल्ड्रन में हम MDI की जगह नेब्यूलाइजर क्यों देते हैं? क्यों? क्योंकि MDI में कोऑर्डिनेशन चाहिए कि जिस टाइम हम इनहेल करेंगे उसी टाइम ही हमें डिवाइस को एक्टिवेट करना है, ताकि वो दवाई अंदर चली जाए, और ये कोऑर्डिनेशन बच्चों से नहीं हो पाता। फिर है ब्रोंकियल एस्थमा में हम बीटा एगोनिस्ट क्यों देते हैं? क्यों? क्योंकि बीटा 2 एगोनिस्ट ब्रोंकोडाइलेशन कर देंगे,
और उसके अलावा ब्रोंकोकॉन्स्ट्रिक्टर मीडिएटर की रिलीज़ को इनहिबिट करेंगे। तो एक तो ये मास्ट सेल से मीडिएटर्स को रिलीज़ को इनहिबिट करेंगे, फिर ये माइक्रोवेस्कुलर लीकेज को प्रिवेंट करेंगे तो इडीमा नहीं होगा, म्यूकस सिक्रीशन को इंक्रीज़ करेंगे तो म्यूकोसिलियरी क्लियरेंस बढ़ेगी, और फिर ये न्यूरोट्रांसमीटर जो कोलिनर्जिक नर्व्स है तो न्यूरोट्रांसमीटर को रिड्यूस करेंगे तो एसिटाइलकोलिन कम आएगा तो ब्रोंकोकॉन्स्ट्रिक्शन नहीं होगी। फिर साइक्लोसोनाइड क्यों देते हैं, तो हमने देख लिया कि फॉस्फोलाइपेज A2 को इनहिबिट करेगा, और तो स्टेरॉइड है, इन्हेलेशनली देते हैं, प्रोड्रग होता है तो अंदर ब्रोंकियल एपिथेलियल सेल में जाकर ही एक्टिवेट होगी, तो सिर्फ उधर ही काम करेगी, तो कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होगा। फिर है ये तो देखो हमने सब कुछ पढ़ लिया, बस एडवर्स इफेक्ट बचे हैं वो पढ़ लेते हैं। सोडियम क्रोमोग्लाइकेट मास्ट सेल को स्टेबलाइज करेगा, थ्रोट इरिटेशन कफ होगी। ओमालिजुमैब आईजी को कम करेगा, एलर्जिक रिएक्शन हो सकता है, पेन हो सकता है। थियोफाइलिन हेडेक नोजिया रेस्टलेसनेस करेगी। और जो हमारा सालबुटामोल है ये टेकिकार्डिया ट्रेमर्स और हाइपरकैलिमिया कर सकती है। थेराप्यूटिक स्टेटस में सेम है, ये सब कुछ हम कर चुके हैं। ड्रग ट्रीटमेंट है, एस्थमा में हमारा ऑब्जेक्टिव क्या आता है, पहला ट्रीट अक्यूट अफेक्ट, फिर है टू प्रिवेंट फर्दर अटैक, तो उसमें हम देते हैं सालबुटामोल और बेक्लोमिथासोन। तो अक्यूट अटैक में सालबुटामोल देते हैं। अगर माइल्ड इंटरमिटेंट अस्थमा है तो सालबुटामोल इनहेल करेंगे जब भी चाहिए होगा। अगर पुअर कंट्रोल है तो बेक्लोमिथासोन देते हैं। अगर फिर भी कंट्रोल नहीं हुआ तो सालमेट्रोल देते हैं। और अगर स्टेटस एस्थमेटिकस है तो ये इम्पोर्टेंट है कि एक्यूट सीवियर अस्थमा हुआ है तो सबसे पहले ऑक्सीजन देंगे। तो इसका में ऑब्जेक्टिव क्या है, इमीडिएट ब्रोंकोडाइलेशन और ट्रीट द कोस। तो इमीडिएट ब्रोंकोडाइलेशन के लिए ऑक्सीजन दिया, सालबुटामोल देंगे, स्टीरॉइड देंगे, टोब्यूटालिन देंगे, और ट्रीट द कोस के लिए अगर कोई बैक्टीरियल इन्फेक्शन हुआ तो सेफ्ट्रैक्सोन भी दे देते हैं। ठीक है, तो बस ये हो गया हमारा रेस्पिरेशन, बस CNS बचा अब।